करीब 2 साल पहले ब्रह्मांड के किसी कोने से एक अनजान साया पृथ्वी की कक्षा में उभरा और उसी पल पूरी दुनिया की धड़कनें थम सी गईं। ये कोई साधारण यान नहीं बल्कि एक विशाल एलियन मदरशिप थी जिसने देखते ही देखते अपने भीतर से लाखों दानवाकार ड्रोन छोड़े जो पृथ्वी के हर शहर, हर देश, हर गली की ओर टूट पड़े। और फिर शुरू हुआ वो कहर जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। अरबों मासूम जिंदगियां पल भर में मिटा दी गईं और इंसानियत घुटनों पर आ गई। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब एलियंस की फौज ने बचे खुचे इंसानों को पूरी तरह खत्म करने का फैसला कर लिया। उस अंधेरे दौर में भी कुछ बहादुर लोग उठ खड़े हुए जिनकी हिम्मत ने दुश्मन की चालों को नाकाम कर दिया। इंसानों के पहले पलटवार ने उम्मीद की एक चिंगारी जलाई और हैरानी की बात यह रही कि कुछ अच्छे एलियंस भी इस विनाश को रोकने के लिए इंसानों के साथ आ खड़े हुए। लेकिन ये राहत बस एक पल की थी। अब दुश्मन ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इंसानी फौज को बेरहमी से कुचल रहे हैं और ये साफ हो चुका है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली तबाही, असली अंधेरा और सबसे भयानक वक्त अब भी आना बाकी था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अंधेरे और सन्नाटे से भरे गलियारे में कुछ लोग सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। ये कोई आम लोग नहीं थे बल्कि वो जांबाज योद्धा थे जिन्होंने एलियंस के खिलाफ चल रही इस जंग को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। इस टीम में मैट पेला और उनके कुछ भरोसेमंद साथी शामिल थे। जिस जगह ये लोग खड़े थे वो कोई साधारण ठिकाना नहीं बल्कि एक बेहद गोपनीय अंडरग्राउंड बेस था जहाँ बहुत कम लोगों को आने की इजाजत थी। यही उनकी मुलाकात होती है बर्ड मिलर से, जो इस बेस का जिम्मेदार अधिकारी था। बर्ड उन्हें एक विशाल और भारी दरवाजे के सामने ले जाकर रुकता है और ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि बहुत कम इंसानों ने आज तक वो नजारा देखा है जो ये देखने वाले हैं। दरअसल वो उन्हें रेनफॉल दिखा रहा था, एक प्राचीन और बेहद ताकतवर एलियन हथियार जिसे अब तक छुपा कर रखा गया था। हारती हुई इंसानियत के लिए यही हथियार अब आखिरी उम्मीद बनने वाला था। इसके बाद कहानी 72 घंटे पीछे चली जाती है। शहर के बीचों बीच तबाही का मंजर पसरा हुआ था। तेज रफ्तार से दौड़ती सैन्य गाड़ियां टूटे फूटे रास्तों से गुजर रही थी। हर तरफ आग, धुआं और चीख पुकार थी, मानो कयामत जमीन पर उतर आई हो। सैनिक एलियंस से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे और इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे कैप्टन विलियम। ऊपर आसमान में दुश्मन के लड़ाकू विमान लगातार कहर बरपा रहे थे और पूरा शहर धीरे धीरे राख में बदलता जा रहा था। कैप्टन विलियम अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चे पर डटे हुए थे। तभी रेडियो पर एक संदेश आता है जिसने हालात और भी बिगाड़ दिए, यानी मिशन पूरी तरह नाकाम हो चुका था। उन्हें बताया जाता है कि जिस खुफिया जानकारी को हासिल करने के लिए ये हमला किया गया था, एलियंस उसे पहले ही वहां से हटा चुके हैं और अब वो उसे वेस्टर्न सेटलमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। इसी बीच एक विशाल एलियन शिप कैप्टन के सिर के ऊपर से गुजरता है। ये साफ कर देता है कि दुश्मन हर बार उनसे एक कदम आगे है। दूसरी ओर जमीन के नीचे बनी एक सुरंग में मैट अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था। उनके साथ एक एलियन भी था जिसकी दी हुई खुफिया जानकारी के भरोसे वो इस खतरनाक मिशन पर आए थे। मैट सख्त लहजे में उससे कहता है कि अगर उसकी जानकारी गलत साबित हुई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैट को लगातार मिलिट्री हेडक्वार्टर से निर्देश मिल रहे थे और वो एयरफोर्स के सपोर्ट का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक बादलों को चीरते हुए एयरफोर्स के कई लड़ाकू विमान एलियन ठिकाने पर हमला कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मैट और उसकी टीम भी अंदर घुस जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि एलियंस ने कई इंसानों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। कुछ अच्छे एलियंस इंसानों की तरफ से लड़ रहे थे। ऊपर से हो रहे एयर स्ट्राइक की वजह से दुश्मन के विशाल यानों को भारी नुकसान पहुंचता है और मैट की टीम कैदियों को आजाद कराने में कामयाब हो जाती है। इसी दौरान एक कोने में मैट की नजर एलियंस के बच्चों पर पड़ती है। एक पल के लिए वो उन्हें मारने का सोचता है, लेकिन उसका ज़मीर उसे रोक लेता है और वो उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। मैट दुश्मन के विशाल यान के कंट्रोल रूम तक पहुंचता है, लेकिन तभी एक बेहद खतरनाक एलियन एंड्रॉइड अचानक उन पर हमला कर देता है। वो एंड्रॉइड मैट को मारने ही वाला होता है कि तभी मार्कस और डेनिस वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन एंड्रॉइड उन पर भी भारी पड़ने लगता है। आखिरकार डेनिस किसी तरह उसकी पीठ पर बम लगा देता है और अगले ही पल जोरदार धमाका होता है जिससे उस एंड्रॉइड के परखच्चे उड़ जाते हैं। बाहर आसमान में एयरफोर्स के जेट्स अब भी दुश्मन के यानों और विशाल एलियन संरचनाओं को तबाह कर रहे थे। ये संरचनाएं इतनी ऊंची थीं कि बादलों को छू रही थी। इस पूरे इलाके में मौजूद ज्यादातर एलियंस को खत्म कर दिया गया था और सभी बंदियों को छुड़ा लिया गया था। तभी ऊपर से आदेश आता है कि पूरे इलाके को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए। एक पायलट झिझकते हुए कहती है कि नीचे हमारे एलियन साथी भी हैं, लेकिन आदेश का पालन करते हुए सभी जेट्स बम गिरा देते हैं और पूरा इलाका आग की चादर में डूब जाता है। इसके बाद कहानी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में पहुंचती है। यहाँ हालात और भी भयावह थे। ज्यादातर इंसान मारे जा चुके थे और विशाल एलियन संरचनाएं लेजर से शहर के बचे खुचे हिस्सों को भी तबाह कर रही थी। ये दृश्य किसी कयामत से कम नहीं था। इसी उजड़े हुए शहर के बीच अमेलिया और अब्राहम बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ एक एलियन साथी भी था जिसका नाम क्रीक था, जो उनकी मदद कर रहा था। कुछ देर बाद अमेलिया की मुलाकात और भी एलियंस से होती है। उनके बीच खड़ा उसका एलियन साथी क्रीक गहरी आवाज में कहता है कि अमेलिया अपनी तरह की पहली इंसान है जो दोनों जातियों को जोड़ना चाहती है, लड़ाई के बजाय समझौते का रास्ता तलाश रही है। अमेलिया उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वे इंसानों की मदद करेंगे तो इंसान भी उन्हें इस बेवजह के खून खराबे से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्रीक बताता है कि उसके साथ कुल 57 एलियंस हैं, जिनमें कुछ प्रशिक्षित लड़ाके हैं और कुछ मासूम बच्चे जो इस युद्ध को कभी नहीं चाहते थे। वो साफ तौर पर एक चीज से डरा हुआ था और बार बार उसी नाम को दोहरा रहा था, रेनफॉल। अमेलिया उसके डर को समझते हुए कहती है कि वह न सिर्फ उसे बल्कि उसके सभी साथियों को भी यहाँ से सुरक्षित निकालने का रास्ता ढूंढेगी।
इसके बाद दृश्य सिडनी के उसी गुप्त ठिकाने पर लौटता है जहां अब तक बचे हुए सर्वाइवर्स को छुपा कर रखा गया था और जहां से मिलिट्री अपने सभी ऑपरेशंस को संभाल रही थी। कुछ ही समय बाद मैट भी वहां पहुंच जाता है। उसके साथ डेनिस और मार्कस होते हैं। मैट अपने हाथ में उस खतरनाक एंड्रॉइड का हेलमेट लेकर आया था जिसे थोड़ी देर पहले डेनिस ने बम लगाकर खत्म किया था। वह तुरंत आदेश देता है कि इस हेलमेट की गहराई से जांच की जाए क्योंकि यही एलियन तकनीक को समझने की कुंजी हो सकती थी। थोड़ी देर बाद मिलिट्री के सभी बड़े अधिकारी एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। विंग कमांडर डेनियल सबको हालात से अवगत कराते हुए बताता है कि यूरोपियन कमेटी और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों से संपर्क किया गया है, लेकिन हालात वहां भी बेहद खराब है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तक कोई असर नहीं दिखा पाया। हमले अपने निशाने से चूक गए और एलियंस पर कोई निर्णायक चोट नहीं पहुंची। डेनियल यह भी बताता है कि उत्तर दिशा से आ रहे एलियंस का कमांड शिप हालात को और भयावह बना देगा। एलियंस तेजी से अपनी सेनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। सिडनी लगभग हाथ से निकल चुका है और अब वे चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब हम सभी को यह जगह किसी तरह छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। इस पर अब्राहम भावुक होकर कहता है कि वे अब भी नागरिकों को खोज रहे हैं और पिछले 1 साल से इसी शहर में लड़ते आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 5 लाख लोग पहले ही इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं और वे बाकी लोगों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन डेनियल मजबूरी में कहता है कि वह अपने पायलट्स की जान और खतरे में नहीं डाल सकता और अब वह एयर सपोर्ट नहीं देगा। तभी अमेलिया बीच में दखल देते हुए कहती है कि पिछले लंबे समय से वह जितने भी अच्छे एलियंस से मिली है वे सभी एक ही शब्द से डरते रहे हैं, रेनफॉल। विंग कमांडर डेनियल हल्की हंसी के साथ पूछता है कि किस तरह का रेनफॉल और कहता है कि शायद एलियंस उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। तभी कैप्टन विलियम याद करते हुए बताते हैं कि रेनफॉल असल में एक अमेरिकी बेस का कोड नेम था जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में स्थित था। ये सुनते ही मैट और क्रीक एक दूसरे की ओर देखते हैं और तय करते हैं कि उन्हें उसी बेस तक जाना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर रेनफॉल है क्या। इसी बीच गुप्त ठिकाने पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित जगह की ओर निकलने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद क्रीक मैट को एक घोड़े जैसे दिखने वाले जीव से मिलवाता है और बताता है कि उनकी दुनिया के नष्ट होने से पहले इन जीवों की संख्या भी बहुत कम रह गई थी। ये बहुत ही खास किस्म के जानवर है। इधर अब सभी लोग निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सबसे पहले एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं ताकि बाहर की स्थिति का जायजा लिया जा सके। लेकिन जैसे ही मुख्य गेट खुलता है एलियंस के ड्रोन हमला कर देते हैं। सभी गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ती हैं। चारों तरफ से काफिले पर हमले हो रहे थे, लेकिन एयरफोर्स के जेट्स किसी तरह एलियन यानों को गाड़ियों से दूर रखने में कामयाब रहते हैं। सबसे आगे वाली गाड़ी में कैप्टन विलियम एयर डिफेंस मशीन गन से दुश्मन के यानों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पीछे के ट्रक में मैट क्रीक के साथ मोर्चा संभाले हुए था। इसी दौरान मैट की नजर मार्कस पर पड़ती है जो चुपचाप उनके साथ आ गया था। वह भी इस लड़ाई में मदद करना चाहता था। तभी पीछे वाले ट्रक पर एक एलियन यान हमला कर देता है और ट्रक की छत पूरी तरह उखड़ जाती है। इसी ट्रक में डेनिस और बाकी साथी मौजूद थे। डेनिस तुरंत फाइटर जेट के पायलट से संपर्क करता है और घबराई हुई आवाज में बताता है कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं और अगर तुरंत मदद नहीं मिली तो सब मारे जाएंगे। यह सुनते ही एयरफोर्स का एक जेट पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ता है और कुछ ही पलों में हालात को संभालते हुए ट्रक को फिर से सुरक्षित कर देता है। पूरा काफिला अब किसी तरह उस घातक हमले से बच निकल चुका था। बाहर निकलते ही सबको लगा कि शायद फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा बेरहम थी। बेस के अंदर अभी भी अमेलिया, अब्राहम और कई मासूम औरतें व बच्चे मौजूद थे जो तेजी से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक दुश्मनों को उनके इस गुप्त ठिकाने का पता चल जाता है और बिना किसी चेतावनी के चारों तरफ से हमला शुरू हो जाता है। अमेलिया और अब्राहम एक पल भी गंवाए बिना बच्चों और औरतों को ट्रकों में चढ़ाने लगते हैं, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। अचानक सुरंग की छत जोर जोर से कांपने लगती है, जैसे पूरा टनल किसी भी पल ढह सकता हो। धूल और मलबा नीचे गिरने लगता है और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इससे पहले कि कोई संभल पाता, अगले ही पल एलियन फौज भी वहां पहुंच जाती है और चारों ओर से हमला बोल देती है। गोलियों और धमाकों के बीच रेडियो पर एक ऐसी खबर आती है जिसे सुनते ही सबकी रूह कांप उठती है। अंतरिक्ष से एक अज्ञात विशाल वस्तु पूरी रफ्तार से सिडनी शहर की ओर बढ़ रही थी। अब समय बिल्कुल नहीं बचा था। बिना देरी किए सारे ट्रक पूरी ताकत से शहर से बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं और तभी वो अनजान विशाल चीज सिडनी के ठीक बीचों बीच टकराती है। एक ऐसा विनाशकारी धमाका होता है कि जमीन तक हिल जाती है। आग और रोशनी का भयानक सैलाब पूरे शहर को निगल लेता है। कुछ ही पलों में सिडनी राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि बचे हुए लोग ठीक वक्त पर शहर से बाहर निकल चुके थे। उधर दूसरी तरफ मैट क्रीक और मार्कस अब उस अमेरिकी बेस के बेहद करीब पहुंच चुके थे, जिसके बारे में सब रेनफॉल कहकर डरते थे। यहाँ से आगे गाड़ियों का जाना नामुमकिन था, इसलिए तीनों उन घोड़े जैसे दुर्लभ जीवों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें तबाह हो चुके विशाल एलियन जहाज और इंसानी फाइटर जेट्स के मलबे दिखाई देते हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस जंग में किसी की जीत नहीं हुई, सिर्फ तबाही मिली थी। इधर अमेलिया और अब्राहम बाकी बचे हुए लोगों के साथ सिडनी से बहुत दूर पहाड़ों के बीच पहुंच चुके थे। यह जगह ब्लू माउंटेन्स कहलाती थी, जहां एक बेहद विशाल अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस मौजूद था। ये बेस इतना बड़ा था कि इसके अंदर ही हेलीकॉप्टर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक उड़ान भर रहे थे। यहाँ पहुंचते ही सभी सर्वाइवर्स फिलहाल सुरक्षित थे और राहत की बात यह थी कि दुश्मनों को अब भी तक इस जगह की भनक नहीं लगी थी। कुछ देर बाद अमेलिया और अब्राहम की मुलाकात विंग कमांडर डेनियल से होती है। वह उन्हें बताता है कि यह जगह 1950 के दशक से एक गुप्त रिसर्च बेस थी, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद इसे पूरी तरह एक सैन्य अड्डे में बदल दिया गया है। डेनियल साफ कहता है कि अब वे आखिरी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे एलियंस की मदद से अपनी तकनीक को पहले से कहीं ज्यादा उन्नत बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मैट क्रीक और मार्कस एक जगह रुककर देखते हैं कि एलियंस बेरहमी से इंसानों को मार रहे हैं।
तीनों तय करते हैं कि वे किसी भी कीमत पर इन लोगों को बचाएंगे। ध्यान भटकाने के लिए क्रीक जानबूझकर एलियंस के सामने जाता है और उन्हें उलझा देता है। उसी मौके का फायदा उठाकर मैट हमला करता है। क्रीक जल्दी से वहां मौजूद एक एलियन यान को चालू करता है और तेजी से निकल जाता है, लेकिन मैट पीछे छूट जाता है। हालांकि मैट हार नहीं मानता, वो एक दूसरे एलियन यान के नीचे लटक जाता है जो क्रीक और मार्कस का पीछा कर रहा था। मार्कस किसी तरह एक यान को मार गिराता है, लेकिन दूसरा यान खतरनाक तरीके से उनके बहुत करीब आ जाता है। तभी मैट पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ता है और एलियन पर हमला कर देता है। तेज रफ्तार उड़ान के बीच मैट मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था, इसलिए वह बिना देर किए यान के अंदर एक ग्रेनेड फेंक देता है और अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ वह यान टुकड़ों में बिखर जाता है। रात अब गहराती जा रही थी। मैट और उसके साथी एक सुरक्षित जगह पर रुककर अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। बाहर मौसम विकराल हो चुका था। बिजली जोर जोर से कड़क रही थी और आसमान मानो किसी और तबाही की तैयारी कर रहा हो। अगला आदेश मिलने में अभी 10 घंटे बाकी थे और तब तक उन्हें सिर्फ इंतजार करना था। इस जगह पर कई एलियंस के कंकाल रस्सियों से लटके हुए थे, जैसे उन्हें काफी समय पहले मारकर सबके लिए चेतावनी के तौर पर टांगा गया हो। तीनों वहीं बैठकर बात कर रहे थे कि अचानक झाड़ियों से एक डरावनी आवाज आती है। तीनों चौकन्ने हो जाते हैं। क्रीक घबराई हुई आवाज में कहता है कि यह झलक है। मैट पूछता है कि झलक क्या होता है। क्रीक बताता है कि यह एक बेहद खूंखार शिकारी जीव है और यह यहाँ सिर्फ इसलिए आ पहुंचा है क्योंकि उनके साथ 2 ऐसे जानवर हैं जो इसका शिकार होते हैं। इनकी बातें अभी चल ही रही थी कि तभी पहाड़ी के पीछे से एक विशालकाय मकड़ी जैसा भयानक जीव धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। उसका साया जमीन पर फैलते ही तीनों की सांसें अटक जाती हैं। वो जीव इतना विशाल और डरावना था कि उसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। बिना एक पल गंवाए तीनों उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियां उसके मोटे कवच से टकराकर बेअसर गिरने लगती हैं, मानो उस पर किसी हथियार का कोई असर ही ना हो। मैट हालात भांपते हुए तेजी से पास खड़े यान की तरफ दौड़ता है ताकि किसी तरह ऊपर से हमला किया जा सके, लेकिन उससे पहले ही एक जोरदार धमाका होता है और वह यान टुकड़ों में बिखर जाता है। अभी ये झटका खत्म भी नहीं हुआ था कि वहां खतरनाक एलियन एंड्रॉइड्स पहुंच जाते हैं। क्रीक बिना सोचे समझे मैट को बचाने के लिए अकेले ही उन एंड्रॉइड्स से भिड़ जाता है और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है। इधर मार्कस देखता है कि वही विशाल मकड़ी जैसा जीव अब उन 2 मासूम जानवरों की तरफ बढ़ रहा है जिन्हें वे साथ लाए थे। मार्कस पूरी ताकत से उस पर गोलियां बरसाने लगता है। हैरानी की बात यह थी कि वे दोनों जानवर भी डरने के बजाय पूरी हिम्मत के साथ उस राक्षसी जीव से भिड़ जाते हैं, लेकिन तभी वह जीव एक जोरदार पंजा मारता है और मार्कस बेहोश होकर दूर जा गिरता है। अब वह जीव मार्कस को निगलने ही वाला होता है कि दूर से मैट उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। गुस्से में वह विशाल जीव पूरी ताकत से मैट की ओर दौड़ता है और एक ऊंची छलांग लगाकर उस पर टूट पड़ता है। मैट की मौत अब बस एक पल दूर थी, लेकिन तभी अचानक उस जीव के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये किसी और ने नहीं बल्कि पीटर और बेला ने सही वक्त पर पहुंचकर उसे मार गिराया था। मैट जमीन पर गिरते हुए समझ जाता है कि अगर वे एक पल भी लेट हो जाते तो सब खत्म हो चुका होता। दूसरी ओर बेस में अमेलिया और डेनिस बेचैन थे। जब वे सिडनी से यहाँ पहुंचे थे तो उनके साथ कुछ अच्छे एलियंस भी थे, लेकिन अब पूरे बेस में अमेलिया को वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके मन में शक गहराने लगता है कि कहीं विंग कमांडर डेनियल ने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वह जानती थी कि डेनियल एलियन से नफरत करता है। सच्चाई जानने के लिए अमेलिया डेनिस की मदद से चुपके से बेस के एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में घुस जाती है। इधर पीटर और बेला मैट और बाकी साथियों को पहाड़ों के बीच बने एक सेफ हाउस में ले आते हैं। ये वही जगह थी जहां पीटर लंबे समय से अपने परिवार के साथ छुपकर रह रहा था। मैट उसे बताता है कि वे रेनफॉल का सच जानने आए हैं और यह एक बेहद गोपनीय मिशन है। पीटर साफ कहता है कि इस इलाके में हथियार लाना पसंद नहीं किया जाता, इसलिए उन्हें अपने हथियार जमा करने होंगे। हालात की गंभीरता समझकर मैट मान जाता है। उधर बेस के अंदर अमेलिया एक गुप्त रिसर्च लैब तक पहुंच चुकी थी। वहां का नजारा देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ कोई बेहद खतरनाक प्रयोग चल रहा है। तभी उसकी नजर एक बायो वेपन पर पड़ती है। ये वही हथियार था जिसे सिडनी से मिलिट्री ने एलियन यान से हासिल किया था। अमेलिया तुरंत समझ जाती है कि इस बायो वेपन का गलत इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। वह रेडियो पर डेनिस को यह बात बताने ही वाली होती है कि अचानक उसके हाथ से कोई चीज गिर जाती है और तेज आवाज गूंज उठती है। अलार्म बजने से पहले ही अमेलिया वहां से भागती है और फिसलते हुए एक अंडरग्राउंड ठिकाने में पहुंच जाती है। सामने एक लंबा और अंधेरा कॉरिडोर था जो किसी जेल जैसा लग रहा था। तभी उसे किसी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब अमेलिया अंदर झांकती है तो जो दृश्य उसके सामने आता है उससे उसकी रूह कांप उठती है। वहां सभी अच्छे एलियंस को बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा था, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। अमेलिया उन्हें आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर विंग कमांडर डेनियल के सामने ले जाते हैं। अमेलिया सारी सच्चाई अब्राहम को बता देती है कि डेनियल एलियंस पर प्रयोग कर रहा है और बायो वेपन तैयार कर रहा है। अब्राहम डेनियल को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि सभी एलियंस को मार देना सही नहीं है। वह उसे याद दिलाता है कि कई एलियंस ने इंसानों की जान बचाई है और वे दुश्मन नहीं है। लेकिन डेनियल ठंडे लहजे में कहता है कि कुछ ही समय में एलियंस का कमांड शिप यहाँ पहुंचने वाला है और इस बार वे आक्रामक होकर लड़ेंगे इसी बायो वेपन की मदद से। मजबूर होकर अब्राहम कहता है कि वह डेनियल को उसकी पोस्ट से हटा रहा है। ये सुनते ही डेनियल के गार्ड्स बंदूक तान देते हैं और डेनियल कहता है कि अब्राहम के पास उसे हटाने का कोई अधिकार नहीं है। तभी अचानक कैप्टन विलियम अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और अब्राहम का साथ देते हुए डेनियल और उसके आदमियों को हथियार डालने पर मजबूर कर देता है। अगले ही पल पूरे बेस में सायरन गूंज उठता है। ये एलियंस का विशाल कमांड शिप था जो अब बेस तक पहुंच चुका था। बिना एक पल गंवाए उन्होंने बेस पर हमला शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ मैट, पीटर और बाकी लोग आखिरकार उस अमेरिकी बेस तक पहुंच चुके थे जहां रेनफॉल का रहस्य उजागर होने वाला था। बेस के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे यहाँ से सभी अचानक भाग गए हों।
थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक एलियन और एक इंसान दिखाई देता है जो काफी समय से वहीं छुप कर रह रहे थे। मैट सीधे बर्ड की आंखों में देखते हुए कहता है कि वे यहाँ किसी आम वजह से नहीं आए हैं, बल्कि रेनफॉल नाम की किसी चीज का सच जानने आए हैं। बट पहले तो बात टालने की कोशिश करता है और कहता है कि इस बेस में ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है और बेहतर होगा कि ये लोग तुरंत यहाँ से लौट जाए। लेकिन जैसे ही मैट अपनी बंदूक उसकी तरफ उठाता है, कुछ पल की खामोशी के बाद वह हामी भरता है और सबको अपने पीछे चलने का इशारा करता है। उधर दूसरी तरफ मिलिट्री बेस पर हालात तेजी से बिगड़ चुके थे। आसमान में मौजूद विशाल एलियन कमांड शिप्स बेस पर तबाही मचा रही थी। तभी अचानक पूरे बेस की लाइट्स बंद हो जाती हैं और सन्नाटे के बीच स्पीकर्स से एक डरावनी आवाज गूंजती है। ये आवाज सीधे बाहर मौजूद एलियन कमांड शिप से आ रही थी। एलियन साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो अमेलिया को तुरंत उनके हवाले कर दिया जाए। एक पल भी सोचे बिना अमेलिया खुद आगे बढ़ जाती है। बेस के बाहर का मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। घना जंगल अब राख में बदल चुका था। आसमान में अनगिनत एलियन जहाज मंडरा रहे थे और जमीन पर लाखों एलियन सैनिक हथियारों से लैस खड़े थे, मानो इस युद्ध के लिए पूरी तैयारी करके आए हो। तभी भीड़ के बीच से एलियंस की नेता सामने आती है। वो अमेलिया को घूरते हुए कहती है कि उसे पूरी जानकारी है कि इस बेस में उसके लोगों के साथ किस तरह के अमानवीय अत्याचार किए गए हैं। वह कहती है कि वह और खून खराबा नहीं चाहती और आज ही सब कुछ खत्म कर देना चाहती है। इतना कहते ही वह भाले से अब्राहम को आर पार भेज देती है और उसी पल युद्ध की आग भड़क उठती है। कैप्टन विलियम अपने सैनिकों के साथ पलटवार करता है। वहीं एलियन कमांड शिप्स एक साथ बेस के मुख्य द्वार पर लेजर बरसाने लगती है। पूरा इलाका कांप उठता है। अंदर मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में डैनियल एक सैनिक से बंदूक छीन लेता है और अपने लोगों को आदेश देता है कि सभी जेट्स पर तुरंत बायो वेपन लोड किया जाए। उसके लिए अब यही युद्ध खत्म करने का आखिरी रास्ता था। इसी दौरान यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर उस अमेरिकी बेस में बर्डमैट और उसकी टीम को एक गुप्त स्थान पर ले जाता है। वहाँ जो दिखाई देता है उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। उनके सामने एक विशाल प्राचीन एस्ट्रॉयड मौजूद था। बर्ड बताता है कि 1965 में वैज्ञानिकों को यह समुद्र की गहराइयों में मिला था और तब से इसे यहाँ छिपा कर रखा गया है। फिर वह ऐसा रहस्य खोलता है जो सबको झकझोर देता है। वो बताता है कि करीब 65 मिलियन साल पहले यही एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था और यह कोई प्राकृतिक पत्थर नहीं बल्कि एलियंस का हथियार था, जिसे उन्होंने जानबूझकर भेजा था ताकि पृथ्वी से जीवन को मिटाया जा सके। यानी जिस एस्ट्रॉयड ने डायनासोरों को खत्म किया वही आज रेनफॉल था। मैट तुरंत विंग कमांडर डैनियल से संपर्क करता है, बट चेतावनी देता है कि एलियंस इसी हथियार को ढूंढ रहे हैं और अगर यह उनके हाथ लग गया तो वे इसे अपने मदरशिप तक ले जाकर सक्रिय कर देंगे और इससे निकली शॉकवेव पूरी पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। लेकिन डैनियल उल्टा मुस्कुरा देता है और कहता है कि यही तो उसका मौका है। वो कहता है कि वह इसी एस्ट्रॉयड के जरिए बायो वेपन एलियन मदरशिप तक पहुंचाएगा। मैट पूछता है कि जो एलियन इंसानों की मदद कर रहे हैं उनका क्या होगा। डैनियल ठंडे स्वर में जवाब देता है कि युद्ध जीतने के लिए सबको मरना पड़ेगा। ये सुनते ही क्रीक गुस्से में कम्युनिकेशन तोड़ देता है। मैट और क्रीक के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और उसी दौरान एस्ट्रॉयड से एक अजीब सी ऊर्जा की लहर फैलती है। तभी बेस की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। सब तय करते हैं कि एलियंस के पहुंचने से पहले इस हथियार को बम से नष्ट करना होगा। लेकिन तभी एलियन एंड्रॉइड्स बेस में घुस आते हैं और भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर बेस पर बायो वेपन जेट्स में लोड किया जा चुका था और बाहर युद्ध और भी भयानक होता जा रहा था। एयरफोर्स के जेट्स दुश्मन की कमांड शिप की ओर बढ़ते हैं। अगर यह मिसाइल दाग दी जाती तो जमीन पर मौजूद हर मासूम एलियन और उनके बच्चे भी मारे जाते। अमेलिया और डेनिस कमांड रूम में पहुंचकर पायलट्स को मिसाइल लॉन्च न करने की अपील करते हैं। ज्यादातर पायलट पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक पायलट डैनियल की बात मानकर मिसाइल दाग देता है। एक भयानक शॉकवेव निकलता है और जहरीली गैस फैलने लगती है। तभी कैप्टन विलियम अपने सैनिकों के साथ कमांड रूम में घुसकर डैनियल के आदमियों को काबू में कर लेता है, लेकिन डैनियल भाग निकलता है। जब उसे पता चलता है कि नीचे कैद एलियन अभी जिंदा है तो वह उन्हें भी मारने का आदेश देता है। तभी अमेलिया उससे भिड़ जाती है। भयानक संघर्ष के बाद अमेलिया गैस रिलीज कर डैनियल को उसी चैम्बर में बंद कर देती है और वह वहीं दम तोड़ देता है। इधर हजारों एलियन ड्रोन अमेरिकी बेस की ओर बढ़ रहे थे। मैट, बेला और क्रीक एंड्रॉइड्स से जूझ रहे थे, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। वे उन्हें घेर लेते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी वही दो रहस्यमय जानवर सामने आकर एंड्रॉइड्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन अब विशाल एलियन कमांड शिप खुद वहां पहुंच चुकी थी। वो एस्ट्रॉयड रेनफॉल को ऊपर खींचने लगती है और उसके साथ मैट, क्रीक और बेला भी अंतरिक्ष की ओर खींचने लगते हैं। नीचे खड़े पीटर और बड बस बेबस होकर देखते रह जाते हैं। अमेलिया सभी निर्दोष एलियंस को आजाद कराकर बेस से बाहर निकाल लेती है, लेकिन अंदर मौजूद कई सैनिक आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं। तभी कमांड शिप के लेजर बेस को पूरी तरह तबाह कर देते हैं और वे सैनिक शहीद हो जाते हैं। कुछ देर बाद बचे हुए लोग एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। पीटर अमेलिया को बताता है कि मैट, बेला और क्रीक एलियन कमांड शिप के साथ आसमान की ओर जा चुके हैं और इसी के साथ हालात अचानक इंसानियत के खिलाफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि अब एलियंस के हाथ पृथ्वी को तबाह करने वाला सबसे खतरनाक हथियार लग चुका होता है और मानव जाति का भविष्य एक बेहद नाजुक और अनिश्चित मोड़ पर आकर ठहर जाता है, जहां आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। और इसी डरावने सन्नाटे के साथ यह फिल्म अपने अंत तक पहुंच जाती है। अगर आपने इस फिल्म के पहले पार्ट का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वह आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जबकि इस कहानी की आगे की पूरी सच्चाई और अगला अध्याय चैप्टर 2 में सामने आएगा, जो फिलहाल रिलीज नहीं हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।